सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म कैरियर एंडेवर पर। डियर स्टूडेंट, हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हमारा ये आज चौथा लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन का हमारा सेकंड लेक्चर है। ये पिछले ट्रांसक्रिप्शन के सेक्शन में हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे थे, उनके कॉन्सेप्ट को समझा था और उसी क्रम को हम आज भी बरकरार रखने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का लेकर ये आपका सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। कुछ और लेक्चर आएंगे ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड, क्योंकि जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि थोड़ा सा वास्ट है ये और काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर में से पूछे गए हैं। तो कुछ और हम जो सेशन है डेडिकेटेड ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड लेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक उस पर जाएंगे। तो वैसे आज जो है ये हम रहने वाले हैं कन्फाइंड हमारे ट्रांसक्रिप्शन पर ही। आज इस सेकंड लेक्चर में वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन की। लेकिन उससे पहले जनरल इंफॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलते हैं आपको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्रिपरेटरी सेशन और अपडेशन वीडियो रेगुलर तौर पर, जो आपको तैयार रखते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सेशन से, और अगर अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे सेशन, तो जरूर लाइक भी करते चलिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ में सिलसिला शुरू कर देते हैं अपन क्वेश्चन डिस्कशन का। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है ये नेट 2016 के अंदर दिसंबर में पूछा गया सवाल था। सेक्शन बी का सवाल है, टू द पॉइंट है। देखिए क्या कहना चाह रहा है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2। मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट या फिर आपका कुछ डेटा आपके साथ में शेयर किया था, जहां अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज से बनने वाले आरएनए मैंने आपको बताए थे इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में ये सवाल अराइज ही नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में हर एक आरएनए को बनाने के लिए एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। लेकिन यूकैरियोट में ऑब्वियस तौर पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी कारण से ये सवाल यूकैरियोट में अराइज होता है। और ये सवाल जो हमारे से पूछा जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 में आरएनए पॉलीमरेज 2 इनमें से किसको ट्रांसक्राइब नहीं करता, ये अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आप बेहतरीन तरीके से जवाब दे देंगे। अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 की जहां बात आती है, मैं दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनने वाले जो आरएनए होते हैं उनमें शामिल होता है एचएनआरएनए, जो कि प्रिकर्सर है किसका, एमआरएनए का। तो या तो एचएनआरएनए कह लो या एमआरएनए कह लो। ठीक है, इसके अलावा एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एसएनआरएनए। ठीक है, एसएनआरएनए भी वेरियस तरह के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एसएनओआरएनए, ठीक है, सिग्मा आरएनए। ये अलग अलग तरह के आरएनए, ये सब के सब कहां से होते हैं, हमारे आरएनए पॉलीमरेज 2 से ही होते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल जो हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन से नॉट ट्रांसक्राइब, तो इसके आधार पर जवाब दे पाएंगे। देखिए जरा, एम आई आर एन एंड सम एस एन आर एन ए, ये तो बनाता ही है, तो क्या ये नॉट ट्रांसक्राइब में आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आज ये नेक्स्ट पर एम आई आर एन एस एन आर एन ए, ये भी बनाता है, एम आर एन एस एन आर एन ए ये भी बनाता है, लेकिन टी आर एन ए और 5s आर आर एन ए आरएनए पॉलीमरेज 2 नहीं बनाता। तो ये होगा हमारा राइट आंसर इस सवाल का। अब अगर आपने पिछले सेशन में ये चीजों को अच्छे से देखा तो आप बता भी सकते हैं कि टीआरएनए और 5s आरआरएनए बनाने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा होता है, ये होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये चीज है, क्लियर बात। तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, आरएनए एडिटिंग। ठीक है, देखिए आरएनए एडिटिंग को पहले थोड़ा समझ लीजिए, आरएनए एडिटिंग है क्या। एडिटिंग जैसे आमतौर पर आप साधारणतया जब अपने व्यवहार के अंदर में जब कोई चीज टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, और टाइप होने के बाद आपको उसमें कुछ सुधार करना होता है, तो ये चीज कही जाती है एडिटिंग। ठीक है ना। तो ऐसे ही आरएनए जो बनता है, प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जब आरएनए बन गया, अब इसके अंदर आप कुछ बदलाव अगर कर रहे हैं तो वो एडिटिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो यही बात है यहां पर कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो बदलाव होते हैं आरएनए के अंदर में, इसे कहा जाता है आरएनए एडिटिंग, और ये खासकर सीक्वेंस के आधार पर। ठीक है ना। बाकी जो कुछ एड ऑन हो रहा होता है वो सब मॉडिफिकेशंस होती हैं,
लेकिन ये एडिटिंग क्या है, इसमें सीक्वेंस जो ऑलरेडी ट्रांसक्राइब हुए हैं एमआरएनए के ऊपर में, उसमें बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है, अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ऑब्वियस, इज अचीव्ड विद हेल्प ऑफ गाइड आरएनए। ठीक है, ये आरएनए एडिटिंग करने के लिए जो आप कह लीजिए एक प्रोब की तरह यूज होता है एक मॉलिक्यूल जिसे कहा जाता है गाइड आरएनए। ये भी एक तरह का सिंगल आरएनए ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जिसे जी आरएनए भी कह दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस इज नॉट ट्रू? क्या बताना हमें, कौन इनमें से फॉल्स है, गलत है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे सामने, जी आरएनए, डिपेंडेंट आरएनए एडिटिंग हैपेंस इन काइनेटोप्लास्ट डीएनए। ये आपको डेटा के रूप में पता होना चाहिए। ठीक है ना, काइनेटोप्लास्ट के अंदर में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा वगैरह है उनके अंदर भी कुछ देखने को मिल जाता है, पर यस काइनेटोप्लास्ट डीएनए के अंदर में ऐसा होता है, गाइड आरएनए के थ्रू आरएनए में सीक्वेंस का बदलाव किया जाता है। कुछ सीक्वेंस रिमूव किए जाते हैं और कुछ सीक्वेंस एड ऑन किए जाते हैं। तो ये एक एडिटिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, तो हमको तो नॉट ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। फिर अगला आ जाओ, जी आरएनए इज इन्वॉल्व इन केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए, ये भी बात होती है। ठीक है, जिस तरह हम आरएनए की बात करें तो आरएनए से केवल आप एमआरएनए तक उसको फिक्स मत रखो, एमआरएनए के अलावा भी तो आरएनए होते हैं, और टीआरएनए में भी ये चीज हमको देखने के लिए मिलती है कि जी आरएनए इन्वॉल्व हो इसके अंदर में, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फिर सी स्टेटमेंट देखिए, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ यूरिडीन। ठीक है, इसके अंदर में देखिए यूरिडीन्स जो होती हैं उनका स्पेसिफिक तरीके से कह सकते हैं हम कि इंसर्शन या डिलीशन होता है। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक बार समझ लो थोड़ा सा इस चीज को, जैसे मैं ये मानूं, ठीक है, सपोज करिए कि ये रीजन जो है हमारा, यहां पर कुछ सीक्वेंस है ए टी ए, सॉरी टी लिख दिया मैंने, आरएनए है ये, ए जी ए सी, सपोज ये है। ठीक है, होना क्या है कि ये सीक्वेंस यहां से रिमूव होना है, ये सीक्वेंस यहां से रिमूव होना है। तो इसमें गाइड आरएनए इसकी मदद करता है। गाइड आरएनए क्या करता है, इसके साथ में आकर पेयर करता है, खुद आकर पेयर करता है इसके साथ में। ठीक है, और ये ऐसे पेयर करेगा, बाकी सब सीक्वेंस तो इसके साथ में पेयर कर जाएगी, ये अलग से रह जाएगा, ये पेयर नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लूप आउट हो जाता है, ऐसे, कैसे, ये देखो ऐसे, एक्चुअल में पेयरिंग ये ऐसे होती है। ठीक है ना, एजीएसी ये हो गया, इसको यू मत मानो, ये एकदम सही रहेगा। ठीक है ना, हुआ क्या भाई, ये लूप आउट हो गया, क्यों हो गया, गाइड आरएनए जो है ये हमारा जी आरएनए, और ये मान लो हमारा कोई एमआरएनए मान लो, टी आरएनए मान लो, जो सीक्वेंस यहां पर इसके पास में है वो इसके पास में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है हमारे जीआरएनए के पास में कुछ सीक्वेंस ऐसी हो जो एमआरएनए के पास ना हो, तो वो देखो क्या वो भी लूप बनाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं आमतौर पर, मल्टीपल ए होते हैं ऐसे। समझ में आई ना बात? देखो कोई भी दो आरएनए अगर हम चाहते हैं पेयर करें एक दूसरे के साथ में, तो उनमें जितना भी हिस्सा अलग है सीक्वेंस का वो तो लूप बना लेगा, जितना हिस्सा आप कहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा होगा वो पेयर कर जाएगा। तो मैंने एग्जाम्पल तौर पर ये दिखा दिए। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो ये आरएनए है, एमआरएनए, कटिंग किसमें होगी, एमआरएनए में होगी। ठीक है, तो जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये भी रिमूव्ड, ये भी कट हो जाएगा, कट एंड रिमूव। ठीक, और ये जो हिस्सा है इसमें यहां पर एमआरएनए की कटिंग होगी। कहां कटिंग होगी, यहां पर। अब एमआरएनए यहां जैसे ही कटिंग होगी तो ये सिनेरियो आपको कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखना, समझने की बात है थोड़ी सी। एमआरएनए यहां पर कट होगा, ये मान लेता हूं मैं जुड़ गया है,
तो ये आपको इस तरह से गैप बनाता हुआ दिखाई देगा, ये देखो। ठीक है, इस गैप में क्या है, यही जो हमारे जीआरएन है इसके ए है, ये देखो। ठीक है ना, ये ए है। क्लियर। तो होगा क्या, अब जैसे सपोज करिए, मानिए कि ये 5' एंड है, ये 3', ये 5', 3', 5', 3'। ठीक है ना। तो क्या होगा, इस जगह पर यू की यूरिडीन यूरिडीन आएंगे यहां पर। ऐसा किस्सा आपको इस प्रोसेस के दौरान में काफी होते हुए दिखाई देता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो कही जा रही है ये यहां पर सही स्टेटमेंट है। क्लियर है बात। हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारी यहां पर सही आ गई है। क्लियर है, समझ में आई या नहीं है, एक बार सभी जरा एक बार ध्यान से देखिए जरा इसको। क्या ये सभी क्लियर हो गया है। सही बात है ना। तो ये चीज जो है इसकी सही हो गई, तो हमको तो यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है। अच्छा, ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गई क्या। ओके, तो फिर यहाँ पर अच्छा आखिर देख लेते हैं। सीक्वेंस एडिटेड वंस मे बी री एडिटेड यूजिंग सेकंड जीआरएनए। ठीक है भाई, एक बार जो एडिटिंग होगी, ये कह रहा है कि सेकंड जीआरएनए से भी हो सकती है। देखिए, एक टाइम में एक जीआरएनए एक्सप्रेस जैसे हो रहा होता है, तो वो ही उस वक्त के अंदर में बदलाव कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पर शुरू हो जाती है। तो ऐसे में ये वाली चीज यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती, इसलिए डी यहां पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है ना। तो प्रोसेस भी मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये देखो, जैसे ये यहां पर डिटैच हुआ तो फिर ये लाइगेट भी कर जाता है। यहां पर मैं ये भी शो कर देता हूं, यहां पर लाइगेशन हो गया है। आप कहोगे सर ये डिटैच हुआ तो क्या यहां पर कोई आपका ये ब्रेकेज नहीं होगा, होगा, पर वो लाइगेट हो गया है। ठीक है, खास बात जो है वो ये कि ये जैसे ही कट होगा तो ये यहां से खुल जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर जब पॉलीमराइजेशन होगी तो यू आएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये गाइड आरएनए के थ्रू एडिटिंग हो रही है, किसमें, हमारे आरएनए में। तो कुछ रीजन रिमूव भी हो सकते हैं, कुछ रीजन यहां पर ऐड भी होते हैं। तो ये है आरएनए एडिटिंग। क्लियर बात। राइट आंसर हमको मिल चुका है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, अब ये काफी लंबा सा सवाल दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। नेट दिसंबर 2016 का पूछा हुआ सवाल है ये हमारा। देखते हैं सवाल क्या कहना चाहता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट फुल्ली प्रोसेस्ड मेच्योर mRNAs आर अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू एंश्योर ओनली फुल्ली प्रोसेस्ड। ठीक है, ये बात तय करने के लिए कि न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में कंप्लीट मैच्योर एमआरएनए ही आए। ठीक है, ये प्रोसेस आप कैच कर पा रहे हैं कब की है, जब एमआरएनए बनने की प्रोसेस हो रही होती है, पर पहले एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए बनने के बाद जैसे उस पर कैपिंग हो गई है, स्प्लाइसिंग हो गई है, पॉलीएडनाइजेशन हो गया है, उसके बाद इस एमआरएनए का क्या होगा, ये न्यूक्लियस से बाहर भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो वहां पर ये क्या है कि इंश्योर करने के लिए कि कंप्लीटली प्रोसेस्ड, फुल्ली प्रोसेस्ड मैच्योर एमआरएनए ही बाहर जाए, तो क्या होता है, प्री एमआरएनए एसोसिएटेड विद एसएनआरएनपीज आर रिटेन्ड इन न्यूक्लियस। तो जो भी प्री एमआरएनए है, ठीक है, यानी ऑब्वियस तौर पे एचएनआरएनए की बात है, प्री एमआरएनए जिनके साथ एसएनआरएनपीज अटैच हैं। एसएनआरएनपीज क्या है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग करते हैं। तो अगर मान लो किसी एक एचएनआरएनए पर स्प्लाइसिंग चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो यहां पर बाहर नहीं भेजा जाएगा, यानी कि साइटोसोल में नहीं जाएगा वो। ठीक, आई बात समझ में ना। जब तक प्रोसेस पूरी नहीं हो जाए तो बाहर नहीं जाने देना, ये अश्योर करने के लिए। ठीक है, तो प्री एमआरएनए एसोसिएटेड विद एसएनआरएनपी रिटेन्ड इन न्यूक्लियस। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड वेयर अ जीन कोडिंग प्री एमआरएनए विद सिंगल इंट्रॉन वाज म्यूटेटेड। क्या कह रहा है कि इसको पता लगाने के लिए, इसको दोहराने के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, जहां पर एक जीन में, ठीक है, एक जीन की जो प्री एमआरएनए है जिसके पास सिंगल इंट्रॉन है, उसको म्यूटेट कर दिया गया। ठीक है, अब नॉर्मली जब इंट्रॉन को हटाना होता है तो उसमें सीक्वेंस
सही होने चाहिए, उसकी बाउंड्री सीक्वेंस सही होनी चाहिए, ताकि SNRNP सही तरीके से वहां पर आए और उसको कट करके आउट करें। इसने कर दिया म्यूटेशन, ठीक है ना, इसने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया। ठीक, आइदर एट 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, अगर ये स्प्लाइस साइट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो देखो होता क्या है, सपोज करिए ये इंट्रॉन है और ये दूसरा इंट्रॉन है और इनके बीच में है, ओ सॉरी एक्सॉन है, ये इसको एक्सॉन लेते हैं, क्योंकि एक्सॉन रहते हैं इंट्रॉन हटते हैं, जनरल केस में तो यही होता है। तो एक्सॉन है ये भी एक्सॉन है, और बीच में ये जो ब्लू सा आपको दिखाई दे रहा है ये इंट्रॉन है। ठीक, अब ये है क्या, ये कंप्लीट मान लो एक HNRNA है, इसका 5 प्राइम एंड, इसका 3 प्राइम एंड। तो ये 5 प्राइम एंड है, तो ये चलते चलते अगर मैं कह दूं यहां से कटिंग हो, यहां से जहां पर ये एक्सॉन इंट्रॉन ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, अगर ये कट होगा तो इंट्रॉन का कौन सा एंड बनेगा, 5 प्राइम एंड। इंट्रॉन का कौन सा एंड बनेगा, ये 5 प्राइम एंड, और एक्सॉन का कौन सा एंड बनेगा, 3 प्राइम एंड। आई ना बात समझ में। ऐसी अगर यहां पर कटिंग हो तो इंट्रॉन का कौन सा एंड बनेगा, इंट्रॉन का बनेगा 3 प्राइम एंड, और एक्सॉन का क्या बनेगा, 5 प्राइम एंड, अगर कटिंग होती है तो। ठीक है, होनी भी है ऑब्वियसली, स्प्लाइसिंग में यही तो होता है। तो इनके इन जगहों का नाम है क्या, इस इंट्रॉन के एजेस के आधार पर। यानी कि अगर ये कट होता है तो इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड बनेगा, तो इस साइड को कह दिया 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। आई बात समझ में। ऐसे ही इस साइड को क्या कहा जाएगा, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्लियर बात। हाँ, तो ये कह रहा है कि इनमें अगर म्यूटेशन हो गया है, क्या कह रहा है, experiment performed where a gene coding pre-mRNA single intron was mutated, either म्यूटेशन कहां हुआ है, या तो 5 प्राइम या 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर हुआ है, ठीक है, इस जगह पर हुआ है, और बोथ द स्प्लाइस, या फिर दोनों पर भी हो रखा है, किसी किसी के अंदर में एक पर, किसी के अंदर में दो पर। ठीक है, किसी में 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, किसी पे 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, और किसी पे दोनों पे, ऐसे हो रखा है। ठीक है ना। तो गिवन बिलो आर द फ्यू पॉसिबल आउटकम, कुछ पॉसिबल आउटकम है यहां पर हमारे सामने, और इनमें से हमें बताना क्या है, बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो भाई, ए pre-mRNA having mutation at both splice site will be retained in nucleus because of presence of bound SNRNP। क्या कह रहा है कि pre-mRNA जिसके अंदर म्यूटेशन है, ठीक है, दोनों स्प्लाइस साइट पर वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि SNRNP उससे बाइंड करेगा। क्या ये बात सही है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, SNRNP अगर 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पर बाइंड करते हैं, मतलब इस जगह को पहचानते हैं, वो कोई भी प्रोटीन अगर किसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो ही उस पर जाकर वो बाइंड करेगा। हमारे जो ये SNRNP है इस जगह को पहचानते तो इस पर आएंगे। हुआ क्या कि यहां पर हो गई म्यूटेशन, क्या अब SNRNP यहां पर आएंगे, नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा कि pre-mRNA हैविंग म्यूटेशन एट बोथ स्प्लाइस साइट, दोनों स्प्लाइस साइट पर म्यूटेशन है, तो क्या SNRNP यहां पर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि ये pre-mRNA म्यूटेटेड एट बोथ स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन्ड इन न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाउंड SNRNP, ऐसा है ही नहीं। SNRNP यहां पर रहेंगे ही नहीं अगर दोनों पर म्यूटेशन हो गया तो क्या ये बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, आगे आ जाओ, बी को देखो, pre-mRNA having mutation at both splice site will be exported to cytosol because of absence of bound SNRNP। ये वाली बात सही है क्या, हाँ। देखो एक नॉर्मल प्रोसेस में जब स्प्लाइसिंग हो रही होती है, तब तक जब स्प्लाइसिंग कंप्लीट ना हो, ठीक है, जब तक स्प्लाइसिंग कंप्लीट ना हो तब तक mRNA बाहर नहीं भेजा जाएगा। पर पता कैसे चलेगा इस चीज का कि स्प्लाइसिंग हुई है या नहीं, ये पता ही चलता है SNRNP की बाइंडिंग से। पर मैं कहूं अगर इस म्यूटेशन के कारण से SNRNP बाइंड ही नहीं कर पाए तो क्या चीज है पहचान की कि स्प्लाइसिंग हुई है या नहीं, नहीं है ना कुछ। तो ऐसे में वो जो mRNA वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे सर फिर तो उसमें इंट्रॉन रह जाएगा, हाँ रह जाएगा, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो बिल्कुल आउटकम ऐसा ही आएगा।
ये कोई नॉर्मल बात थोड़ी हो रही है, इसके अंदर म्यूटेशन हो रखा है भाई स्प्लाइस साइट के ऊपर, तो ये रिटेन क्या होगा ही होगा, इंट्रॉन रहेगा ही रहेगा फिर उसके अंदर में, और फिर उस पर भी ट्रांसलेशन होगी। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो आप कहिए कि जैसा एक्सपेरिमेंट ने हमें कहा हम वैसे अज्यूम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेकर चल रहे। ठीक है, चलो, तो ये बात सही है, बी स्टेटमेंट हमको सही लग रही है भाई। ठीक है, प्री एमआरएनए हैविंग म्यूटेशन एट बोथ स्प्लाइस साइट विल बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बाउंड एसएनआरएनपी। ठीक है, सी पर आ जाओ भाई, प्री एमआरएनए म्यूटेटेड एट 5 प्राइम और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी रिटेन्ड इन न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाउंड एसएनआरएनपी। क्या कह रहा है कि जो प्री एमआरएनए म्यूटेटेड एट आइदर या तो 5 प्राइम पर या 3 प्राइम पर म्यूटेशन हो गया हो, ठीक है, वो न्यूक्लियस में रिटेन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसएनआरएनपी उन पर बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है भाई? देखो, एक चीज समझने की है, आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो जिस पर हो रखा है, जिस पर आप कहिए कि म्यूटेशन हो रखा है, उस पर तो बाइंड नहीं करेगा, लेकिन दूसरे पर तो करेगा। आइदर कहा गया है यहां पर या तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइड पर या 3 प्राइम स्प्लाइस साइड पर। ठीक है, तो क्या वो रिटेन करेगा? यस, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है भाई एसएनआरएनपी। सी स्टेटमेंट हमको सही लग रही है। डी को भी देख लो, प्री एमआरएनए म्यूटेटेड एट आइदर 5 प्राइम 3 प्राइम स्प्लाइस साइट विल बी एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बाउंड। नहीं भाई, आइदर कहा है, दूसरे के ऊपर में तो प्रेजेंट होगा ही ना, तो एब्सेंस कहां से है, ये गया। तो बी और सी सही है, इस कारण से ए हमारा राइट आंसर होगा। बोलिए भाई, समझ में आया या नहीं? क्लियर है ना? तो चीजें बच्चे इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल सोच कर, ठीक है ना, इसलिए तो कहा जाता है ये एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनालिसिस करना होगा आपको, एक एक जो स्टेटमेंट के अंदर में चीजें आ रही हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा, तब हम यहां पर आउटकम की उम्मीद कर सकते हैं कि हम सही आउटकम पर पहुंचेंगे। आई बात समझ में? ये बात होती। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल, टीलोमरेज। टीलोमरेज अ प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स हैज अ स्पेशल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि टीलोमरेज जो है, टीलोमरेज ये प्रोटीन आरएनए का कॉम्प्लेक्स है, हैज अ स्पेशल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। ठीक है, टीलोमरेज क्या है? एक प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स है, यानी ये क्या है? एक आरएनपी है। क्या है? आरएनपी। आरएनपी बोले तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है ये, समझिएगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर कोई स्ट्रक्चर उसमें प्रोटीन के साथ आरएनए भी है तो वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाएगा। ऐसा ही है टीलोमरेज। ठीक है, प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स हैज अ स्पेशल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब क्या? आरएनए से डीएनए बनाने की एक्टिविटी। ठीक है ना, दैट कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ टीलोमर्स ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस के दौरान में ये काम करते हैं। ठीक है, टीलोमर रीजन पर। ऑल्दो इट हैज मैनी प्रॉपर्टी सिमिलर टू डीएनए पॉलीमरेज, सम ऑफ देम आर आल्सो डिफरेंट। ठीक है, ऑब्वियस तौर पर, क्योंकि जहां पर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो ये वो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो टेम्पलेट डीएनए को ही पढ़ते हैं और डीएनए ही बनाते हैं। यानी ये दरअसल क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, जो जनरल रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए सिंथेसिस करते हैं, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। लेकिन टीलोमरेज क्या है? ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में खुद के स्ट्रक्चर में आरएनए पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स है ना ये। ठीक है, ये अपने ही आरएनए को टेम्पलेट की तरफ पढ़ेगा और फिर डीएनए पर आप कहिए कि सीक्वेंस बनाएगा डीएनए की। ठीक है ना, एक्सटेंड करेगा बेसिकली उसको। ठीक, ये बात आ गई। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी टीलोमरेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो उसी पे बात आ गई है, नेट दिसंबर 2016 का पूछा हुआ सवाल है ये। क्या कह रहा सवाल? टीलोमरेज रिक्वायर अ टेम्पलेट टू डायरेक्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि क्या बात डीएनए पॉलीमरेज से अलग है इसकी। ठीक है ना, वो देख के चलना है। तो टीलोमरेज को रिक्वायरमेंट होती है टेम्पलेट की टू डायरेक्ट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये तो डीएनए पॉलीमरेज को भी होती है, तो ये वाली बात नहीं है। बी को देखो, टीलोमरेज कैन ओनली एक्सटेंड 3 प्राइम ओएच एंड ऑफ डीएनए। क्यों भाई? ये डीएनए पॉलीमरेज भी केवल 3 प्राइम ओएच को ही कर सकता है एक्सटेंड, क्योंकि पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये वाली बात भी गई। टीलोमरेज डज नॉट कैरी आउट लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है,
क्या कह रहा है कि टीलोमरेज जो है डज नॉट कैरी आउट लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ये दरअसल टुकड़ों में नहीं बनाता है। क्या ये बात सही है? यस, ये वाली बात सही है। ठीक है, क्योंकि भाई ये अगर एक बार जैसे अटैच होगा तो 3 प्राइम एंड पर अटैच है, ये आपको ये लीडिंग मैनर के अंदर में चलता है। 3 प्राइम OH एंड मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पर, उसको एक्सटेंड करेगा ये, दैट्स इट। ठीक है ना, तो भाई ये वाली बात सही है इसकी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अगर हम कहते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज ने देखो स्पेसिफिक कौन सा ये नहीं बताया है। ठीक है, ये जनरल क्राइटेरिया के तहत जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, ठीक है, लीडिंग लैगिंग दोनों बनते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, तो टीलोमरेज ऐसा नहीं करता। ठीक है, चाहे वो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज हो, इसको सबको कलेक्टिवली रखकर माना गया है। ठीक है, फिर अगला देखिए, टीलोमरेज एक्ट इन अ प्रोसेसिव मैनर। प्रोसेसिव मैनर के अंदर भी काम करता है भाई, ये डीएनए पॉलीमरेज भी करता है। ठीक है, यानी अटैचमेंट के बाद में कुछ का ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज करेगा, फिर डिटैच हो जाएगा, तो ऐसे ही टीलोमरेज भी करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस नहीं है कोई, तो भाई सी है हमारा यहां पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आई बात? प्रोसेसिव मैनर अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो समझ लो प्रोसेसिव मैनर का क्या मतलब होता है। यहां पर प्रोसेसिवनेस जो है या प्रोसेसिविटी की बात जब आती है तो इसका क्या मतलब होता है, जब कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास में जब कोई पॉलीमरेज जाता है तो वो एक बार अटैचमेंट करके कितने न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री के पॉलीमराइज कर देगा, ये है उसकी प्रोसेसिविटी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ समय बाद आगे जाकर वो डिटैच होगा, तो एक बार की अटैचमेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, ये उस जो भी पॉलीमरेज है, चाहे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो भी है, उस पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी कहलाती है। तो भाई ये चाहे टीलोमरेज को लेकर कह लो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज को लेकर, दोनों ही इस तरह से अटैचमेंट करेंगे, कुछ दूर की बनाएंगे, फिर डिटैच होंगे, तो उनकी अपनी अपनी प्रोसेसिविटी होगी, तो प्रोसेसिव मैनर में तो काम करते हैं। सी मिल गया हमको हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या है अगला? ये इन ट्रिपैनोसोमा a 35 base leader sequence is joined with several different transcript making functional mRNA। अब ये किस समय की बात कर रहा है, समझने की है ये चीज। क्या कि ट्रिपैनोसोमा के अंदर में 35 बेस लीडर सीक्वेंस जो है, ये अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट के साथ में जुड़कर फंक्शनल एमआरएनए बनाता है। इसे कहा जाता है एक खास तरह का स्प्लाइसिंग, जिसे हम कहते हैं ट्रांस स्प्लाइसिंग। ये क्या कहलाती है? ट्रांस स्प्लाइसिंग। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक एमआरएनए है और ये दूसरा एमआरएनए, तो हुआ क्या, जब इनमें ट्रांस स्प्लाइसिंग होती है तो कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा इसका ये जुड़ गया। some parts of both mRNA ligate with each other। आगे बात समझ में, ये होती है ट्रांस स्प्लाइसिंग। ठीक है ना, तो इसके बारे में क्या कही जा रही है, द लीडर सीक्वेंस इज ज्वाइंट विद अदर आरएनए बाई। अब ये किसके थ्रू होता है, ये है हमारे यहां पर सवाल। ठीक है, नेट 2016 का पूछा हुआ सवाल है ये। तो देखिए भाई किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये काम, अ स्पेसिफिक आरएनए लाइगेज। ठीक है, एक स्पेसिफिक आरएनए लाइगेज के थ्रू होता है ये। अ प्रोसेस ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग। ठीक है, अभी हमने देख ही लिया। अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कॉज्ड बाय अ फ्री ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, नहीं। अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कॉज्ड बाय 2' OH, नहीं। बी है हमारा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, यानी बेसिकली जो इसका ये तरीका है उसके ऊपर में ही पूछ लिया गया, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग ये कहलाती है। क्लियर ना? और सबको समझ में आ गया ट्रांस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग एमआरएनए के जो एक्सॉन्स वगैरह होते हैं उनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दैट इज वाई ट्रांस स्प्लाइसिंग। जो जनरली केस के अंदर में हम देखते हैं ना कि एक ही जो एमआरएनए है उसका एक एक्सॉन और दूसरा एक्सॉन के बीच में से इंट्रॉन हटाया और उनको जोड़ दिया, ये सिस स्प्लाइसिंग कहलाती है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही एमआरएनए के अलग अलग एक्सॉन्स हैं।
ठीक है, ये हाँ यहाँ पर क्या है, अलग अलग mRNA के, ये एक अलग जीन से ट्रांसक्राइब होकर आया, ये अलग जीन से ट्रांसक्राइब होकर आया, तब यहां पर ये आए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल, एन यूकैरियोटिक सेल अंडरगोइंग mRNA सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग वाज इंक्यूबेटेड विद P32 लेबल्ड ATP। क्या कह रहा है, एक यूकैरियोटिक सेल अंडरगोइंग mRNA सिंथेसिस यानी कि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और प्रोसेसिंग भी चल रही है, इसको इंक्यूबेट कर दिया गया P32 लेबल्ड ATP के साथ, ठीक है, लेबल कर दिया गया है, ठीक है, विद द लेबल एट बीटा पोजीशन। अच्छा, यानी ये प्रोसेस करवाई जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाई जा रही है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर जो न्यूक्लियोटाइड एटीपी रहते हैं ना वो रेडियो लेबल लिए गए हैं। अब ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि भाई देखो, जो भी प्रोसेस चल रही है पॉलीमराइजेशन की, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो या रेप्लिकेशन हो, उसके लिए फ्री न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं। अब ये फ्री न्यूक्लियोटाइड में ही जो हमारा जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी एटीपी है ना वो रेडियो लेबल्ड है, बाकी जीटीपी सीटीपी यूटीपी उनसे वो मतलब नहीं है, वो सब सही है, वो नॉर्मल है, खाली जो एटीपी है ये यहां पर कैसा है, P32 लेबल्ड है ये, और कहां पर है, वो भी बीटा पोजीशन पर। यानी मैं कह सकता हूं ये ए, इसका 3 प्राइम OH, फिर P P P, ये मान लो एक है एटीपी, हो गया ना ये एटीपी, इसमें जो बीटा है, बीटा वाला फॉस्फेट, ये यहां पर रेडियो लेबल है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ये अल्फा है, ये बीटा और ये गामा, सिंपल, ठीक। तो विद द लेबल बीटा पोजीशन, वेयर डू यू थिंक द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विल बी अपीयर इन मैच्योर mRNA। अब ये बताना है कि मैच्योर mRNA में, ठीक है, यानी कि जो mRNA बनेगा इनको यूटिलाइज करते हुए, ऑब्वियस तौर पे जहां पर जरूरत होगी वहीं पर ए आएगा, यानी कि जब किसी टेम्पलेट को पढ़ते हुए यू आ रहा है, ठीक है, किसी को पढ़ते हुए, अच्छा नहीं ठीक है, ये तो चलो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, अगर कहीं पर टी आ रहा है टेम्पलेट में तो ही ए आएगा, ठीक है, बात बेसिकली वही है, पर ये कह रहा है कि अगर एक भी आ गया तो वहां पर भाई रेडियो एक्टिविटी आएगी, सिंपल बात। तो ये पूछ रहा है कि कहां पर मिलेगी हमें रेडियो एक्टिविटी इन मैच्योर mRNA। A, P32 will not appear in mature mRNA under any circumstances because beta and gamma phosphate are released during transcription। क्या कह रहा है भाई, पहली स्टेटमेंट आ रही है कि mRNA में तो मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है जिस वक्त प्रोसेस चलती है पॉलीमराइजेशन की उस वक्त क्या होता है, ये बीटा गामा तो रिमूव हो जाते हैं, क्या ये बात सही है, यस ये वाली बात सही है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और अल्फा फॉस्फेट के साथ में ये जुड़ जाते हैं, यही तो होता है फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड में, ये कहना है, तो इस कारण से कोई भी नहीं आएगा, तो काफी हद तक हमको सुनने में सही लग रहा है, पर अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, और को भी देख लेते हैं। बी, phosphate groups of phosphodiester backbone of mRNA will be uniformly labeled, यूनिफॉर्मली लेबल्ड होंगे as only alpha phosphate are released during transcription। अरे नहीं भाई, अल्फा तो रहता है, ठीक है ना, अल्फा ही तो रहता है, तो बी तो भाई एकदम गलत है। सी को देख लो, P32 will appear at 5 prime end। अच्छा, P32 will appear at 5 prime end of mRNA if only it has A at the first nucleotide। यहां पर है चालाकी, क्या भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर पहला न्यूक्लियोटाइड इस mRNA का A है तो इस पर कैपिंग वगैरह होती है ऑब्वियस तौर पे, लेकिन अगर मान लो कैपिंग वगैरह नहीं भी हुई है या हो भी गई कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने जिस पर किया है ना वो बीटा है, इसने जिस पर किया वो बीटा है, अगर मैं कहूं कैपिंग हो भी गई ना, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैपिंग हो भी गई तो भी बीटा यहां पर मिलेगा। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, P32 विल अपीयर एट 5 प्राइम एंड, P32 अपीयर होगा, ये मान लो क्या है, रेडियो लेबल्ड है, एटीपी ही तो रेडियो लेबल थी, तो ये कह रहा है P32 अपीयर एट 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA इफ ओनली इट हैज ए, यानी एटीपी, ठीक है ना, एट फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो क्या ये बात सही होगी, यस, ये वाली बात इससे भी कहीं ज्यादा करेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो नो P32 will appear in mature mRNA because 5 prime terminal phosphate of A residue will be further removed by capping process। बिल्कुल भी नहीं, जो हटती है वो गामा हटती है, बीटा नहीं हटती। तो भाई
डी भी गलत, ए भी गलत, सी है हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना। बेहद लॉजिकल माइंड के साथ में आपको सोचते चलना है। कई बार स्टूडेंट पहली स्टेज में पढ़े और बोले हाँ एकदम हमने तो सही पकड़ लिया है, बीटा गामा हटते हैं तो होगा ही नहीं। और जनरल अगर कोई जल्दबाजी में अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखेगा तो वो पहला ही लगाकर चल देगा, बाकी को पढ़ेगा नहीं। लेकिन यहां पर गौर करना है, आपने पढ़ा तो पता चला कि सी है भाई राइट आंसर इसका। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलें। यस, अल्फा एमिनिटीन इज अ फंगल टॉक्सिन। ठीक है, अल्फा एमिनिटीन एक फंगल टॉक्सिन है विच इनहिबिट यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। क्या करता है? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 जो है, ठीक है, द थ्री यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज शो डिफरेंट सेंसिटिविटी। अब थ्री की जब बात आ रही है ना, या किस किस की बात है? आरएनए पॉलीमरेज 1 2 एंड 3। ठीक है, 4 और 5 को क्यों नहीं रखा जाता? वो वैसे भी नॉन स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है ना, नॉन स्पेसिफिक काम करते हैं। हाँ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हायर टू लोअर इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी? ठीक है, और विद अल्फा एमिनिटीन। तो अल्फा एमिनिटीन की सेंसिटिविटी को लेकर जो सही ऑर्डर है वो क्या है, ये है हमारे इस सवाल में। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो क्या लगता है किसके अंदर में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होगी और किसमें सबसे कम सेंसिटिविटी होगी? हम्म, किसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होगी और किसमें सबसे कम सेंसिटिविटी होगी? यही सोचने की बात है। तो देखो आपको एक चीज बताता हूं कि जो हम ये बात कर रहे हैं ना इसकी सेंसिटिविटी की, ये सबसे ज्यादा अफेक्टिव होती है आरएनए पॉलीमरेज 2 पर। इसीलिए जब अल्फा एमिनिटीन अगर किसी, सपोज करिए कि इसको मिल रहा होता है, ठीक है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल को इस तरीके से, तो होता क्या है कि एमआरएनए फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे ज्यादा सेंसिटिव है इसको लेकर। तो हम कहें तो आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे ज्यादा कहां पर है? सी में है और बी में है। तो ए और सी तो पहले ही खत्म हो गए। ठीक है, फिर 2 के बाद नंबर किसका आएगा? 2 के बाद फिर रहता है 3 का। ठीक है, और सबसे कम सेंसिटिव होता है 1। इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए इसमें रीजन है टेल। ठीक है, 1 के पास में कोई टेल ही नहीं होती है, आरएनए पॉलीमरेज 1 के पास में कोई टेल ही नहीं होती है। 2 के पास में काफी अच्छी खासी टेल है, ठीक है, और 3 के पास भी होती है शॉर्ट टेल। तो यहां पर सेंसिटिविटी को लेकर बात करें तो सबसे ज्यादा 2, फिर 3 और फिर 1। तो हिसाब से बी हमारा राइट आंसर आएगा इस सवाल का। क्लियर है? तो अल्फा एमिनिटीन का असर ये है ना, पूछा गया सवाल है आपका, नेट दिसंबर 2015 का पूछा गया सवाल है ये। ठीक है ना, तो ये हमने यहां पर देख लिया, सेक्शन बी का था, डायरेक्ट आंसर है आपके सामने इसका। नेक्स्ट सवाल देखें, इन टाइप 2 स्प्लाइसिंग। अच्छा, टाइप 2 स्प्लाइसिंग में जो कि नेट जून 2015 का पूछा हुआ सवाल है, टाइप 2 स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब ये टाइप 2 स्प्लाइसिंग से क्या मतलब है? दरअसल देखिए, जब हम स्प्लाइसिंग को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो एक तरह की स्प्लाइसिंग आती है जिसको हम कहते हैं ऑटो स्प्लाइसिंग। ऑटो स्प्लाइसिंग, जब एक एमआरएनए में कोई भी आरएनए कहो, कोई एक आरएनए के पास अगर खुद की स्प्लाइसिंग करवाने की एबिलिटी होती है तो इसे ऑटो स्प्लाइसिंग कहा जाता है। तो ये ऑटो स्प्लाइसिंग दो कैटेगरी की होती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है ना, तो ये जो टाइप 2 स्प्लाइसिंग कह रहा है ना, ये दरअसल ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग को कह रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप 2 स्प्लाइसिंग जो है ना, ये जो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर नेचुरली तौर पर और सबसे ज्यादा होने वाली स्प्लाइसिंग होती है उसे कहते हैं मेजर स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो मेजर स्प्लाइसिंग आज जो हमारे अंदर होती है वो ऑब्वियस तौर पे प्रोटीन्स के कारण से होती है, जिनको हम एसएनआरएनपी कहते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि एसएनआरएनपीज वे प्रोटीन्स होते हैं, बल्कि कहूं तो वे न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग में रोल निभाते हैं। ठीक है,
पर ग्रुप 2 जो है ये तो ऑटो स्प्लाइसिंग है। ठीक, तो आप अगर ग्रुप 2 को और हमारे अंदर होने वाले नॉर्मल मेजर स्प्लाइसिंग को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो ये लगभग एक जैसे हैं। बस फर्क केवल इतना है कि ग्रुप 2 ऑटो स्प्लाइसिंग होती है, प्रोटीन्स की या SNRNP इसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हमारे मेजर स्प्लाइसिंग में है उनमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दरअसल कहा जाता है कि ग्रुप 2 ही जो है ना, ये इवॉल्व होकर मेजर स्प्लाइसिंग बना है। ठीक है, मेजर स्प्लाइसिंग बना है। ठीक, तो इसमें होता क्या है भाई, खासियत जो है मेजर स्प्लाइसिंग की, एक तो खासियत क्या कि इंट्रॉन यहां पर लैरिएट फॉर्म में रिलीज होता है, लैरिएट इंट्रॉन। ठीक है ना, लैरिएट इंट्रॉन है, क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग इन इंट्रॉन, इंट्रॉन में ब्रांचिंग होती है इसमें। ठीक है, आई बात समझ में? लैरिएट फॉर्म कैसा होता है, देखो ये जैसे मानो ये इंट्रॉन है, इसमें होता क्या है कि इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड ही खुद के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ना, यही कहलाती है लैरिएट, और ये किस में हो रहा है? इंट्रॉन में हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये ग्रुप 2 हो या मेजर स्प्लाइसिंग, दोनों में देखने के लिए मिलता है इस तरह से। तो एक बार देखे जरा क्या कहना चाह रहा है ये। A GOH from outside make a nucleophilic attack on 5 prime phosphate of first base of intron। ये वाली बात जो इसने कही है ना, ये 2 जो ग्रुप 2 है इसके अंदर में नहीं होता, ये ग्रुप 1 में होता है। बाहर से कोई एक जी न्यूक्लियोटाइड आएगा और उससे अटैक परफॉर्म करवा के स्प्लाइसिंग शुरू होगी। ठीक है, पर ये तो ग्रुप 2 पूछ रहा है हमसे, तो ए तो नहीं होगा, बी देखो। अ फ्री 2 प्राइम OH ऑफ एन इंटरनल एडिनोसिन मेक न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 5 प्राइम फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट बेस ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं ना, ये अटैचमेंट जो होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि यहां का जो 2 प्राइम OH होता है, अब बोलोगे सर ये 2 प्राइम OH कैसे? एक बार ध्यान से समझो इस चीज को, मैं बता रहा हूं ब्रांचिंग के बारे में आपको। ठीक है, एक बार ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैं आपके सामने सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे ये GACU ऐसे, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है बीच में, और इधर 5 प्राइम फॉस्फेट है, सपोज ये काम। तो देखो 5 प्राइम इधर है, तो फिर ये कैसे जुड़ते चल रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर? ये बनते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम है, इधर का 3 प्राइम जुड़ गया। ये फॉस्फेट कैसा है? ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस सारी प्रोसेस में हम अगर इन इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड के 2 प्राइम पोर्शन को देखें, तो सबके पास में 2 प्राइम OH है। अगर ये RNA है तो इन सबके पास में 2 प्राइम पर OH है कि नहीं भाई? RNA में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके पास 2 प्राइम OH होता है ना। जो DNA में इन्वॉल्व होने वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके पास नहीं होता 2 प्राइम OH, इसलिए वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहे जाते हैं। ये कैसे हैं? ये तो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो इन सबके पास में 2 प्राइम पर OH है। तो ये कह रहा है कि कोई बीच के रीजन, अब ये जो रीजन है ये बीच का ही है, बीच के रीजन का 2 प्राइम OH के साथ में इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड, इंट्रॉन का 5 प्राइम एंड, तो ये जो ब्रांचिंग करता है ना, इसे कहा जाता है 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑब्वियस तौर पे भाई ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो देखो, जो भी सपोज करो कि ये घूम के आया और इसने इसके साथ बना लिया, तो अब क्या पाओगे कि ऑलरेडी ये ए इधर से भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रखा है, इधर से भी, और तीसरा ये आकर और इसके साथ बना लिया, तो ये ब्रांचिंग हो जाती है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है आपको कि ब्रांचिंग होती है यहां इंट्रॉन में। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है? अ फ्री 2 प्राइम OH ऑफ इंटरनल एडिनोसिन, ठीक है, बीच में कोई ए जो होता है उसके साथ में होता है ये, makes a nucleophilic attack on 5 prime phosphate of first base of intron। यस, ये वाली बात काफी हद तक सही है। ठीक है, फिर भी औरों को भी देख लें क्या कहना है उनका। सी और 3 प्राइम OH ऑफ इंटरनल, नहीं 3 प्राइम तो ऑलरेडी यहां पर बॉन्ड बना है, बॉन्ड के अंदर में इन्वॉल्व हो रखा है 3 प्राइम तो। ठीक है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, फ्री कहां होगा? ठीक है, तो इंटरनली वो ये काम कर नहीं सकता, तो सी गलत। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लास्ट बेस ऑफ एक्सॉन इज कैरिड आउट बाय U2 U4 U6, ये दरअसल SNRNPs होते हैं। पर क्या ये वाली बात होने से ही
हम ये बात कह सकते हैं कि ये टाइप 2 स्प्लाइसिंग है? लास्ट बाय इज ओनली कैरिड आउट बाय U2 U4, नहीं। अरे भाई टाइप 2 पहली बात तो ऑटो स्प्लाइसिंग है, इसके अंदर में SNRNP का क्या काम? SNRNP तो मेजर स्प्लाइसिंग के अंदर में रहते हैं, माइनर स्प्लाइसिंग में रहते हैं, ऑटो स्प्लाइसिंग में तो होते नहीं है। तो ये वाली बात गलत है, बी हमारा राइट आंसर आएगा इस सवाल का। बच्चों मैं मानकर चल रहा हूं कि जो भी चीजें मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको वो अच्छे समझ में आ रही हैं। आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स भी अगर आते हैं, सपोज करिए किसी चीज को आपको समझ में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो जरूर लिखिएगा। ठीक है, मुझे चेकआउट करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जरूर आप अपने डाउट्स जो हैं वो जरूर कमेंट के अंदर में आप मेंशन कर दीजिएगा। जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसको डिटेल में भी आपको क्लियर करवा दी जाएगा। ठीक है, मैं समझा दूंगा कि आखिरकार कौन से पोर्शन को आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, ठीक है, या क्या चीज समझ में नहीं आई हो, उस चीज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप ये भी चीज समझ में आगे सभी को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? 3 प्राइम एंड ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक mRNA, 3 prime end of most eukaryotic mRNA is defined by addition of poly A tail, a processing reaction called polyadenylation। क्या कह रहा है कि जो 3 प्राइम एंड है ज्यादातर यूकैरियोटिक mRNA का, वहां पर एडिशन होती है पॉली ए टेल की। ये तो बात हमको पता है, मॉडिफिकेशन में यही होता है। मॉडिफिकेशन में कैपिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी और टेलिंग होगी, तो यही है पॉली ए टेल, जो कि क्या है, पॉलीएडेनाइलेशन कहलाती है। सही बात है। The addition of poly A tail is carried out by enzyme poly A polymerase। Yes, तो given below are few statement about this process। ठीक है, नेट 2015 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट भाई? ए, poly A polymerase is a template independent enzyme। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। देखिए, जो पॉलीमरेज आमतौर पे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज है, तो मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि टीलोमरेज क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। हमारा नॉर्मल जो रेप्लिकेशन करने वाला पॉलीमरेज है वो कैसा है, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि इनकी डिपेंडेंट वाली जो बात कही जा रही है ना, वो दरअसल टेम्पलेट की बात कही जा रही है। अगर कोई पॉलीमरेज डीएनए को टेम्पलेट के रूप में पढ़ता हुआ नीचे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, तो वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हुआ। अगर कोई आरएनए को पढ़कर डीएनए बना रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हुआ। लेकिन ये जो हमारा पॉली ए पॉलीमरेज है, ये दरअसल किसी भी चीज को टेम्पलेट के रूप में पढ़ता ही नहीं है। ये सीधे आता है और 3 प्राइम एंड पर अटैचमेंट करने लगता है एक ही। जैसे मैं कहूं, आपको सपोज एक काम दिया जाए, ठीक है, कि चाहे जो बर्तन हो, ठीक है, चाहे कोई यूटेंसिल हो, ठीक है, जैसा कि मम्मी ने कहा कि भाई दूध ले लेना, ठीक है, और मम्मी काम करने चले गए। ठीक, अब जब दूध वाला आया तो मम्मी ने आपको ये तो नहीं बताया कि दूध किस में लेना है। ठीक, तो आप चाहे कोई भी बर्तन लेकर जाओ, दूध देने वाला तो दूध ही देगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको खीर बनाकर दे देगा या छाछ दे जाएगा, वो देगा आपको दूध ही। ठीक है, तो ऐसे ही समझो कि जैसे दूधिए के पास में दूध ही है देने के लिए, ऐसे ही इस पॉलीमरेज के पास, इस पॉली ए पॉलीमरेज के पास में नाम ही आ रहा है पॉली ए, ये दरअसल अटैच ही ए करता है, यानी एडेनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ही अटैच करता है। ठीक है, तो चाहे कोई एमआरएनए हो, ठीक है, अगर उसका 3 प्राइम एंड बना है, 3 प्राइम एंड बन गया है, एचएनआरएनए मान लो, एंड बन गया, तो उसके ऊपर में पॉली ए आएगा, पॉली पॉलीमरेज, और ए अटैच करते जाएगा विदाउट कंसीडरिंग एनी प्रेजेंस ऑफ टेम्पलेट। ठीक है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। ये बात एकदम सही है। ठीक है ना, आ जाओ अगले को देखें। पॉली ए पॉलीमरेज कैटालिसिस द एडिशन ऑफ एएमपी फ्रॉम डीएटीपी टू 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए। अब यहां थोड़ा समझने की है, क्या कह रहा है कि पॉली ए पॉलीमरेज अटैचमेंट करता है, एडिशन करता है एएमपी की। ठीक है, ये बात सही है भाई। जब पॉलीमराइजेशन होगी तो पायरोफॉस्फेट निकलेगा और मोनोफॉस्फेट रह जाएगा, सही है बात। लेकिन ये क्या कह दिया, डीएटीपी, ये तो क्या डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एक आरएनए के अंदर में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या मतलब, कोई काम नहीं है। तो दरअसल अगर अटैचमेंट होती है ना, तो वो एटीपी से होती है, डीएटीपी से नहीं होती, एटीपी से एएमपी किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सी को देखो, पॉली ए पॉलीमरेज इज आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम, बिल्कुल भी नहीं, हमने बात करी है ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। डी को देखे तो पॉली ए पॉलीमरेज कैटलाइज द एडिशन ऑफ एडीपी फ्रॉम एटीपी, नहीं, ये भी गलत हो गया। आगे ना बात समझ में, तो ये
हमारा पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर में काम करेगा और ऐसे एएमपीज को, ठीक है, कौन से न्यूक्लियोटाइड है ये, राइबो न्यूक्लियोटाइड, उनको एएमपी फॉर्म के अंदर में पॉलीमराइज करता जाएगा एट द एंड ऑफ एनी एचएनआरएनए एट 3 प्राइम एंड, ठीक है ना, ये बात है क्लियर। ये हो गया हमारा सवाल, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ओके, आई थिंक क्या ये ए, 5 कैसे आ गई है, मेरे ख्याल शायद ये क्वेश्चन अधूरा छूट गया है, ठीक है। ए बी सी डी ई दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से शायद कुछ और कॉम्बिनेशन के अंदर में शायद इसके ऑप्शंस थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से हम कॉन्सेप्ट तो समझ लेंगे हमारे इस सवाल के, ठीक है। विद एन इंटेंशन ऑफ आइडेंटिफाइंग द जीन्स expressed in an organism at specific stage of development, mRNA were isolated from given organism, cDNA were synthesized। cDNA मतलब क्या, जब आरएनए से डीएनए बनाया जाता है यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, तो जो डीएनए स्ट्रैंड बनता है उससे कहा जाता है cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है ना। क्लोन्ड इन अ सूटेबल वेक्टर एंड सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंसिंग कर ली गई, उसकी सीक्वेंस का पता लगाया गया है। A few of the cDNA sequences showed no matches with genomic DNA sequence। तो क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ जो cDNA है ना, वो डीएनए सीक्वेंस जो जीनोम का डीएनए है ना, उससे मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर इट वाज ऑब्जर्व दैट दीज सीक्वेंसेस वर यू रिच, और ये भी बात ध्यान करिए कि ये यू रिच हैं, ठीक, and found to be stretches dispersed along this sequence। The following may be possible reason for appearance of such RNA। ऐसे आरएनए आखिरकार कैसे आ सकते हैं, मैं सिनेरियो दोबारा समझा देता हूं आपको। सपोज करिए कोई सेल है, इस सेल के अंदर में जो डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बने, तो यहां पर क्या किया जा रहा है कि उन आरएनए से सीडीएनए बनाए गए, ठीक है। इस सेल के अंदर जो आरएनए बने उनसे सीडीएनए बना लिए गए, और इन सीडीएनए को फिर जीनोमिक डीएनए के साथ में पेयर करने को लिए छोड़ दिया गया, पर इनमें से कुछ जो है वो पेयर नहीं कर पाए, तो कहा गया भाई ये सीडीएनए पेयर क्यों नहीं कर रहे, बोले मैच ही नहीं है आप सीक्वेंस, ठीक है। तो फिर उन सीडीएनए को पढ़ा गया तो वो दिखाई दिए। अच्छा, और ये जो रीजन थे ना, किसके अंदर में, जो, हाँ, जो ये आरएनए थे ये यूरिच थे, जिनसे सीडीएनए बना ना वो यूरिच थे, ठीक है। तो ये फाउंड टू बी स्ट्रेच, ठीक है ना, दीज सीक्वेंसेस वर यूरिच स्ट्रेच डिस्पर्स्ड अलोंग सीक्वेंस, ठीक है। तो बोले आखिरकार ऐसा क्या रीजन हो सकता है, आखिर ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि जो ये यू रिच यू जो बनेंगे जिन जिन आरएनए के अंदर में, उनके अंदर में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है, यही सही तरीके से पेयर नहीं कर पा रहे, ऐसा क्या है। तो देखो, हमने यहां पर थोड़ी सी हिंट ली थी, हमने जब जीआरएनए की बात करी थी, मैंने कहा था वहां पर आपको कि ये यूरिडीन को अच्छा खासा अटैच करता है, ठीक है। तो जो वो आरएनए थे वो वास्तव में गाइड आरएनए द्वारा एडिट कर दिए गए थे। जब सीक्वेंस बदल गए तो क्या वो जीनोम के साथ प्रॉपर मैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन था इसका। तो देखें हमारे क्या बात है, स्प्लाइसिंग हुई है भाई, स्प्लाइसिंग अगर हुई भी होती तो भी कुछ रीजन तो पेयर कर रहे होते, ठीक है ना। हाँ, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग हुई नहीं, ट्रांस स्प्लाइसिंग नहीं, गाइड आरएनए मीडिएटेड इंट्रोडक्शन ऑफ यूज इन्वॉल्विंग एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल यू ट्रांसफरेज एंड आरएन लाइगेज, डी यहां पर काफी बेटर तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गाइड आरएनए के थ्रू ये हो सकता है, ठीक। अच्छा, और अगर पॉसिबिलिटीज को देख लें अपन, ठीक है, और भी पॉसिबिलिटी को देख लो चलो एक बार। हाँ, तो डीएमिनेशन कन्वर्टिंग सी टू यू, अच्छा, हो सकता है। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि देखो ये तो चीज है ही है, ठीक है, जो इसके अंदर सिनेरियो बन रहा है वो ये तो है ही है, बाकी इसके अलावा संभावनाएं देखो और भी बन सकती हैं, पर हमारे जो और ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ऐसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम देखें तो डी हमारा यहाँ पर सही निकल कर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। लीडर सीक्वेंस in some of the protozoan parasites is transcribed elsewhere in the parasite genome and gets joined with several transcripts to make functional RNA। क्या कह रहा है,
कि लीडर सीक्वेंस इन सम प्रोटोजोन पैरासाइट इज ट्रांसक्राइब्ड एल्सवेयर इन पैरासाइट जीनोम, ठीक है, कहीं और से ट्रांसक्राइब हुए, एंड गेट ज्वाइंड विद सेवरल ट्रांसक्रिप्ट टू मेक फंक्शनल आरएनए, कई ट्रांसक्रिप्ट से जोड़कर। कैसी बात हो रही है? वही ट्रांस जो स्प्लाइसिंग हमने देखी थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग ऑफ टू ट्रांसक्रिप्ट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ, अच्छा प्रोसेस क्या है? ट्रांस स्प्लाइसिंग, सिंपल। देखो स्टेटमेंट जब आ रही है ना ऐसी, ये आपकी क्या 2014 का, काफी पुराना है सवाल वैसे ये, ठीक है, पर ये क्या सीधे डेफिनेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर पूछा गया होगा, डायरेक्ट है सवाल ये हमारा। इस तरह की परिस्थिति अगर बन रही है तो वो किसके और इशारा करती हैं? अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट से जब मेल हो रहा हो तो आप सीधे कहोगे भाई यहाँ तो ट्रांस स्प्लाइसिंग हो रही है, ठीक है। एक और तरह की स्प्लाइसिंग आती है जिसको लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। अल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर जो कोई एक एचएनआरएनए है, कोई एचएनआरएनए है, इसके जो एक्सॉन्स हैं, ठीक है, अब जनरली हम क्या मानते हैं, इंट्रॉन्स हट गए, एक्सॉन जुड़ गए, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ एक्सॉन गायब हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में जब एमआरएनए बनेगा तो वो कुछ अलग तरह का बनेगा। तो ऐसे एमआरएनए जो कि एक ही एचएनआरएनए से बने लेकिन अलग अलग तरह के बन रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ सर्टेन एक्सॉन्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हाँ उनकी अटैचमेंट बेसिकली अलग तरीके से हो गई हो, तो यहां पर एमआरएनए का एक अलग स्वरूप बनकर आता है। तो इस तरह वो कहा जाता है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग कहलाती है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई सभी को ये बातें? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखें। ये क्या रहा है? जीन प्रोड्यूसिंग रेड पिगमेंट वाज प्लेस्ड नियर सेंट्रोमियर ऑफ फ्यूजन ईस्ट एंड thus subjected to position effect variation। ये क्या सवाल आ रहा है कि एक जीन जो है प्रोड्यूस कर रही है रेड पिगमेंट, वाज प्लेस्ड नियर सेंट्रोमियर। क्या किया गया है? सेंट्रोमियर के पास रख दिया गया है। जैसे अगर मैं कहूं ये सेंट्रोमियर है, तो ये जीन इसके पास लगा दी गई है, सेंट्रोमियर के पास, ठीक है। पिगमेंट जीन, पिगमेंट जीन, ठीक है ना, ये आ गई है। क्लियर? और ये क्या करिए, एंड दस सब्जेक्टेड टू पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन। ये पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन क्या होती है? पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन समझो आप, अगर किसी हिट्रोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर क्या है? हिट्रोक्रोमेटिन, तो हिट्रोक्रोमेटिन के पास में अगर कोई जीन रहती है ना तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, ठीक है भाई। अगर किसी सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर कैसा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनके आसपास में अगर कोई जीन होती है उनका सही तरीके से रिकॉग्निशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट जीन जो है ये क्या हो रही है? नॉट एक्सप्रेस्ड। जनरल क्राइटेरिया के हिसाब से बता रहा हूं जो मैं अभी तक पढ़ा हूं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूस्ड, पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन समझ गया ना। बस इतनी बात है कि किसी हिट्रोक्रोमेटिन के पास अगर कोई जीन रहती है तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी या रेट ऑफ एक्सप्रेशन बहुत घट जाएगा उसका। दिस इज पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन, ठीक है। प्रोड्यूस व्हाइट कॉलोनीज, ठीक है, एंड प्रोड्यूस व्हाइट कॉलोनीज। ऑब्वियस भाई पिगमेंट जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है तो व्हाइट कॉलोनी बनेगी। ए स्क्रीन इज म्यूटेंट दैट इंक्रीज द रेड पिगमेंट प्रोडक्शन वाज अंडरटेकन। तो क्या कहा जा रहा है? अ स्क्रीन फॉर म्यूटेंट, एक सेकंड दोबारा पढ़ लूं मैं इसे। द सब्जेक्ट टू पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन एंड प्रोड्यूस व्हाइट कॉलोनीज, अ स्क्रीन फॉर म्यूटेंट दैट इंक्रीज द रेड पिगमेंट प्रोडक्शन वाज अंडरटेकन, ठीक है। एक स्क्रीनिंग यहां पर करी गई। अच्छा, वेट which of the following genes which of the following genes when mutated is likely to produce this genotype। अच्छा, तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस क्राइटेरिया के अनुसार व्हाइट कॉलोनी बन रही है, लेकिन इनमें से छांट लिया गया है, स्क्रीनिंग कर ली गई है। आपने सुना होगा ना वर्ड अपनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से छांट लेना। जैसे हमने कोई एक प्रोसेस करी, तो जो भी हमने सपोज करिए डीएनए ट्रांसफर किया है हमने, ठीक है, सपोज कर लिया कि हमने कोई सर्टन जो हमारी डिजायर्ड जीन है वो हमने टारगेट करी अपने होस्ट सेल के अंदर में, जरूरी नहीं हर होस्ट सेल में जाएगी। अब ये छांटोगे आप कैसे कि किसके अंदर में आपकी वो जो डिजायर्ड जीन है पहुंची है? तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग, ठीक है ना, छांटना एक तरीके से, जिनके अंदर में डिजायर्ड गया और जिनमें नहीं गया, छांट लेना दोनों को। तो ये स्क्रीनिंग करी गई क्या, जहां पर इस सिनेरियो के अनुसार में व्हाइट कॉलोनी बननी चाहिए, तो इनमें से
छटनी करी गई अ स्क्रीन फॉर म्यूटेंट, कुछ ऐसे म्यूटेंट के लिए जो इंक्रीज कर रहे हैं रेड पिगमेंट प्रोडक्शन। तो हमारे इस क्राइटेरिया के अनुसार तो व्हाइट बनने चाहिए, पर किन्हीं के अंदर में रेड बने। तो अब ये सोचने वाली बात है कि वो रेड जो बने हैं, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग जीन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन व्हेन म्यूटेटेड इज लाइकली टू प्रोड्यूस दिस जीनोटाइप, कौन सी ये जीन है जो ये प्रोड्यूस होंगी तो इस तरह का आउटकम आएगा। ठीक है, अब ये उस जीन की बात आ रही है। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम देखें हिस्टोन डी एसिटाइलेज, ठीक है, हिस्टोन एसिटाइलेज, आरएनए पॉलीमरेज 2, टाटा बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। अब इनमें से हम देखें तो बेसिकली जो भी ये जीन होगी, जो भी ये जीन है, ठीक है, ये पिगमेंट जीन की बात नहीं है, ये अब ये है कि जिसके अंदर भी म्यूटेशन हो रखी है, ठीक है, वो म्यूटेंट्स जिनके अंदर ये खास जीन है जिसके कारण से ये पिगमेंट जीन एक्सप्रेस होने लग गई। समझो, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए भाई, बाकी सब जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर ये पिगमेंट जीन सेंट्रोमियर के पास में है, ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन है भाई साहब, तो व्हाइट पिगमेंट रहेगा इसके अंदर, व्हाइट कॉलोनी बनेगी, ठीक है, फाइन। लेकिन कुछ म्यूटेंट ऐसे थे जिनके अंदर कोई जीन ऐसी एक्सप्रेस हुई कि अब यहां पर पोजीशन इफेक्ट वेरिएशन नहीं लग रहा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे नहीं लग रहा, हमारी जीन तो सेंट्रोमियर के पास में ही है ना। हाँ, लेकिन जो सेंट्रोमियर का हिटेरोक्रोमेटिन इफेक्ट है उसी को वो जीन, वो म्यूटेंट जीन सप्रेस कर रही है। अब पकड़ में आई ना बात की, एक और जीन है यहां पर इस पिक्चर में, ठीक है, तो वो जीन कौन सी है, तो हमको समझना होगा कि ये जीन वही हो सकती है जो कि हमारी जो ये जीन है जो कि सप्रेस हो रखी है इसको एक्टिवेट करवाए। हमने जब डीएनए ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन हमने क्वेश्चन स्टडी करी थी, ठीक है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर वो सेशंस, पहले मैं 2 सेशन ये ऑलरेडी ले चुका हूं डीएनए ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें हमने इस चीज को देखा है कि जब इस तरह के खास मॉडिफिकेशन होते हैं हिस्टोन्स के अंदर तो जीन सप्रेस हो रखी हो तो वो भी एक्सप्रेस हो सकती हैं। और इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या होती है, अगर जीन को एक्सप्रेस करवाना हो तो एसिटाइलेशन करवाया जाता है, अगर जीन को सप्रेस करवाना हो तो मिथाइलेशन करवाया जाता है। ठीक है ना, ये उससे कनेक्ट कर रहा है। तो डीएनए ऑर्गेनाइजेशन का अगर किसी ने नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप उसे भी देख लीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट आपको आगे भी यूज आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो देखो भाई, क्या बात आएगी, हम कह रहे हैं कि अगर एक्सप्रेस हो रहा है ये, तो सबसे पहली बात कि एसिटाइलेशन होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, एसिटाइलेशन या फिर डीमिथाइलेशन, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। समझ में आई ना बात, बस। तो देखो हिस्टोन डी एसिटाइलेज ये क्या करेगा, ये तो एसिटाइल ग्रुप हटाता है, तो ये तो जीन एक्सप्रेस नहीं करवाएगा, क्योंकि एसिटाइलेशन से जीन एक्टिवेट होती है, डी एसिटाइलेशन से नहीं होती, उससे तो सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हिस्टोन एसिटाइलेज हम देखें, हाँ ये कर रहा है एसिटाइलेशन। ठीक है, तो वो एसिटाइलेज जीन जो है वो इस पिगमेंटेशन वाली जो जीन है इसके ऊपर ऐसे मॉडिफिकेशन कर रही है, एसिटाइलेशन कर रही है इसके हिस्टोन के साथ कि ये एक्टिवेट हो जाए। समझ में आ गया ना, तो बी होगा यहां पर हमारा राइट आंसर इस सवाल का। ठीक है बच्चे, इन सवालों को देखते हुए आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो हम लोग अप्रोच लेकर चलते हैं जनरल हमारी स्टडीज के अंदर में, हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर में उसकी अप्रोच काफी डेप्थ तक लेके जानी पड़ेगी। मतलब मल्टीपल रीजन से कनेक्टिविटी जब आपकी बनती है तब जाकर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हम कर पाते हैं। तो इसके लिए कंटेंट बेस्ड भी हमारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी। तो पीवाईक्यू ये हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपने हर एक टॉपिक पर यहां पर बहुत हद तक ध्यान देने की जरूरत है। सबको कलेक्टिव अप्रोच के तहत हमें स्टडी करना होगा ताकि वो लार्ज पिक्चर हमारे माइंड के अंदर में बने हमारे इन सभी मॉड्यूल्स की। ठीक है, इंटर मॉड्यूल्स भी कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जो केवल जेनेटिक्स ही नहीं, जेनेटिक्स के साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कनेक्शन करके क्वेश्चन बना रखे होते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के साथ में आप कह लीजिए डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कंबाइन करके। तो इंटर मॉड्यूलर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तब तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। ठीक है, बाकी कंटेंट बेस्ड जब सेशंस आएंगे तो उनमें भी आप उन चीजों को कहीं बेहतर तरीके से और क्लियर करें। ठीक है,
तो क्लियर हो गया ये सवाल हमारा? यस, बहुत अच्छे। तो यहां तक हमने देख लिया है, और ऑब्वियस तौर पे आज इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज एक सेशन के अंदर में ऑब्वियस तौर पर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आने वाले कुछ और सेशन हम ट्रांसक्रिप्शन को ही डेडिकेट करेंगे। अगर किन्हीं स्टूडेंट में बीच में ये सेशन ज्वाइन किया है तो जरूर आप अपने छूटे हुए पोर्शन को देख लीजिएगा। हर एक जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वो आप तक पहुंचा रहा है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर मिस कर रहे हैं तो हो सकता है शायद आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो उसके लिए जरूर आप हर एक जो क्वेश्चन मैंने यहां पर डिलीवर किया है, आपसे डिस्कस किया है, उसे जरूर देखिए, इन डेप्थ देखिए, चीजें को क्लियर करने के लिए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो। जाने से पहले मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूं अगेन उन सभी स्टूडेंट को जो लोग भी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, जरूर आप करियर एंडेवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको बेनिफिशियल लगा है तो आपके फ्रेंड्स जो भी CSIR नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। जरूर उनके साथ भी सेशन को शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचे और आप टाइमली ही अपने आप को तैयार कर पाए रिगार्डिंग एनी टॉपिक। ठीक है? और अगर सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक भी जरूर करते चलिएगा। इसी के साथ आज इस सेशन को देते हैं यहीं पर विराम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।